आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव थ्योरीज टू ईकेसी। इसके पहले की जो क्लास थी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की यूनिट 4 से हमने स्टडी किया था एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईकेसी। ईकेसी जो है ये कर्व इन्वर्टेड यू शेप का है और ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ। एक्स एक्सिस पे हमने लिया था जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, और वाई एक्सिस में हमने लिया था एनवायरमेंटल डैमेज या पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति। और ये कर्व कुछ इस तरीके के साथ था, इन्वर्टेड यू शेप। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा एक पॉइंट पहुंचने के बाद, इस पॉइंट के बाद इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। इसके बाद हम देख रहे थे कि ईकेसी या एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के अनुसार जो एनवायरमेंटल डैमेज है या पर्यावरण पे पड़ने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिल रही है। ईकेसी एस्टैब्लिश करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि जीडीपी पर कैपिटा लिया गया उसके लिए, और एनवायरमेंटल या एनवायरनमेंट के बीच में जिसके लिए इंडिकेटर एनवायरमेंटल डैमेज लिया गया है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ईकेसी को सपोर्ट करने वाले 3 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, वैसे वैसे रिसोर्स यूज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, संसाधनों का उपयोग जो है ज़्यादा कारगर रूप से होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले आप 100 यूनिट्स का उत्पादन कर रहे थे, जितना रिसोर्स या संसाधन पहले आप उपयोग कर रहे थे उसकी अपेक्षा अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है तो आप उतना ही यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स या कम संसाधनों का उपयोग करेंगे, और उसके वजह से पर्यावरण पे पड़ने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होगा। ऐसा तर्क दिया गया था, आईपैड में भी हमने इसको पढ़ा है। सेकेंड इज बिहेवियरल चेंज। ये भी कुजनेट्स कर्व को एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है और जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ लोग जो है बेटर एनवायरनमेंट की डिमांड करते हैं और प्रदूषण कम करने की मांग करते हैं, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा के इंक्रीज होने के साथ उनके बेसिक नेसेसिटीज जो हैं लोगों की वो फुलफिल हो जाती है। तो नेक्स्ट जो बिहेवियर में चेंज देखा जाता है वो है प्रदूषण में कमी की मांग की जाती है, बेटर एनवायरनमेंट की डिमांड की जाती है, जो एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के इन्वर्टेड यू शेप को एक्सप्लेन करती है। थर्ड इज लुइस ग्रोथ मॉडल। लुइस ग्रोथ मॉडल के अनुसार पहले इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ वर्कर माइग्रेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जीडीपी पर कैपिटा जब इनिशियली इंक्रीज होता है उसके साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज भी इंक्रीज होता है। लेकिन उस इंडस्ट्रियल के बाद लुइस मॉडल के अनुसार सर्विसेज सेक्टर में वर्कफोर्स शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम डिक्लाइन इन एनवायरमेंटल डैमेज देख सकते हैं, जो कि एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व को एक्सप्लेन करने में मददगार है। अब हम
एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व की एम्पिरिकल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। इनिशियली या सबसे पहले ये जो कर्व है ये एयर पोल्यूशन के रिलेशन में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स और NOx को लिया गया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एयर पोल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स और NOx का जो दर है ये पाया गया, जो इनिशियल EKC मॉडल्स थे, कि जैसे जैसे GDP पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एयर पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए टर्निंग पॉइंट जो मिला था, जिसे हम कहते हैं, इस कर्व में आप देखेंगे कि एक टर्निंग पॉइंट के बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होता है। जो पहला EKC मॉडल बना था एयर पोल्यूशन से रिलेटेड था, और उसका टर्निंग पॉइंट जो था GDP पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, ये था $5,000। अब हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं कि मॉडल के मेजर पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है। पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ EKC फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसीज। पर्यावरणीय संबंधित नीतियों के निर्माण में EKC की जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है या भूमिका क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सट्रीम पॉलिसी इम्प्लीकेशन तो ये है कि अगर एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करना है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से ही इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोत्साहित करता है टू इंक्रीज या इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। इस मॉडल के अनुसार हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे, क्योंकि इनके अनुसार जितना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितनी ज़्यादा GDP पर कैपिटा होगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी हम टर्निंग पॉइंट पे आएंगे और हम अपने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते। तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम इम्प्लीकेशन है। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति जो है या नकारात्मक प्रभाव जो है पर्यावरण पे, वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है विश्व के लिए, ना कि घटता हुआ। तो EKC बहुत प्रैग्मेटिक मॉडल नहीं है अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। द मॉडल इज नॉट प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। रियलिटी में या वास्तविकता में जो पाया गया है वो जस्ट इसके विपरीत है। दूसरी चीज जो है, ये सिर्फ एयर पोल्यूशन में कुछ पोल्यूटेंट्स की बात करता है, फॉर सर्टेन पोल्यूटेंट्स और टाइप ऑफ पोल्यूशन। कुछ विशेष तरीके के आप कह सकते हैं प्रदूषण की ये बात करता है, ये पोल्यूटेंट्स की बात करता है। CO2 एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में EKC जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे GDP इंक्रीज होगा वैसे वैसे CO2 एमिशन भी विश्व में प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए उसमें वृद्धि देखी गई है उत्सर्जन में। तो EKC जो है वो एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए सही साबित नहीं होता। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें कि प्रति व्यक्ति जितना कंजम्पशन करता है उसका भार जो एनवायरनमेंट पे पड़ता है, चाहे वो रिसोर्स यूज के माध्यम से हो या वेस्ट डिस्चार्ज के डिस्पोजल के माध्यम से हो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जितना उपभोग करता है उससे पर्यावरण पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो धीरे धीरे GDP पर कैपिटा के साथ इंक्रीज हुआ है, तो इसको भी EKC जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके अलावा बहुत सारे इकोनोमेट्रिक एविडेंस जो EKC द्वारा दिए गए हैं उन्हें सही नहीं माना गया है, और इसलिए कहते हैं वो इकोनोमेट्रिक एविडेंस जो EKC से रिलेटेड है वो लेस रिलायबल है।
हम पूरी तरीके से इन पे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स पे जो कि एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के संबंध में बनाए गए हैं उन पे पूरी तरीके से हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में इस तरीके का जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट का, वो बस कुछ ही पल्यूटेंट्स से रिलेटेड पाया जाता है, कुछ तरीके के प्रदूषण से संबंधित पाया जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, पर्यावरणीय क्षति की बात करें, तो ईकेसी का जो रिलेशनशिप है वो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस। इसमें ये कहा गया है कि अगर हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, फॉर एग्जांपल हम किसी वाटर बॉडी या रिवर के पोल्यूशन की बात करें, तो हिस्टेरिसिस कहता है जो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डैमेज है। अगर एक बार हमने एनवायरनमेंट में डैमेज कर दिया या लॉस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डैमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज। हिस्टेरिसिस के अकॉर्डिंग अगर एनवायरनमेंट पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्षति पहुंच रही है, तो जो लागत लगेगी उसको फिर से सुधारने में वो हमेशा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी उस लागत के, अगर हम उसे प्रिवेंट करें, उस डैमेज को होने से अगर बचा सकें तो वो कम कॉस्टली होगा। इसलिए इस कारण की वजह से भी जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, तो वापस से हम पहले के एनवायरनमेंट क्वालिटी को अचीव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ई की सी का जो रिलेशनशिप है वो रियलिटी में एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड क्रिटिकली एनालाइज जिसका किया गया वो ये है कि सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ अगर है अलग अलग कंट्रीज का, अगर कुछ देश हैं जिनका संपत्ति या राष्ट्रीय आय जो है वो सिमिलर टाइप की, सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ, इनके लिए ई के सी का कर्व जो है या इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो एक जैसा एस्टैब्लिश नहीं होता। तो एक जनरलाइज्ड पॉलिसी जो है वो बनाई नहीं जा सकती। जनरलाइज्ड पॉलिसी कैन नॉट बी फ्रेम्ड with the relationship of economic growth and environmental degradation established by the environmental Kuznets curve। अगर ये सल्यूशन नहीं है, तो जिन अर्थशास्त्रियों ने, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी दी है, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑन द इकोनॉमी एनवायरमेंट रिलेशनशिप। जो अर्थशास्त्री इससे सहमति नहीं रखते थे ईकेसी से, उन्होंने अलग अलग तरीके की थ्योरी प्रपोज की है, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑन द इकोनॉमी एनवायरमेंट रिलेशनशिप। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का जो संबंध है उसको अलग अलग थ्योरीज से एस्टैब्लिश किया गया, जो ईकेसी से सहमति नहीं रखते थे। पहली जो थ्योरी है जो हम डिस्कस करेंगे, हम तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और उनके इफेक्ट्स को। पहला है द लिमिट थ्योरी। ये दिया गया था एरो और अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो हम कहते हैं एरो एट ऑल मतलब एरो के अलावा और भी अलग अर्थशास्त्री थे। इसमें 1996 में दिया गया। लिमिट्स थ्योरी ये मानती है कि एक थ्रेशहोल्ड लेवल के बाद, जैसे एक टर्निंग पॉइंट था एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व में, तो लिमिट्स थ्योरी मानती है कि जो एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व का टर्निंग पॉइंट है, उससे पहले ही एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट जो है कुछ इकोनॉमीज में देखा जा सकता है, थ्रेशहोल्ड पॉइंट जिसमें कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, संसाधनों का उपयोग इतना ज़्यादा हो सकता है कि जिसका असर जो है वो जीडीपी पे पड़ सकता है और प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है उसमें गिरावट
देखने को मिल सकती है। ये लिमिट्स थ्योरी का मानना था। इसको ग्राफिकली हम लोग स्टडी करते हैं। एक्स एक्सिस में होगा जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। वाई एक्सिस पे होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय क्षति जिसे हम कह सकते हैं। एक लिमिट्स थ्योरी के अनुसार एक थ्रेशहोल्ड लेवल होगा जिसके बाद संसाधन जो है वो, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं या फॉसिल फ्यूल्स है, वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरण पे पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव जो है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आफ्टर दिस पॉइंट आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो रहा है, लेकिन उसका रीजन जो है वो इंक्रीज इन जीडीपी नहीं है। उसका रीजन क्या है? फॉल इन जीडीपी। क्योंकि एक थ्रेशहोल्ड लेवल के बाद जो रिसोर्सेस हैं वो समाप्त होने लगेंगे या खत्म होने लगेंगे, या डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट के बाद, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट ए, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरण पे पड़ने वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी रिड्यूस हो रहा है। ये है लिमिट्स थ्योरी। सेकंड थ्योरी जो है वो है न्यू टॉक्सिक्स थ्योरी। टॉक्सिक्स मतलब हार्मफुल वेस्ट जो क्रिएट होता है, जो वाटर में, एयर में और सॉइल में डिस्चार्ज किया जाता है, उसे हम कहते हैं टॉक्सिक्स। इन थ्योरी को जिन इकोनॉमिस्ट ने दिया था उसमें एक बहुत प्रमुख नाम है डेविडसन। ये वर्ष 2000 में दिया गया था। इसके अनुसार जो ईकेसी में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कमी देख सकते हैं वो कुछ पल्यूटेंट से रिलेटेड है। जैसे हमने कहा था कि ओरिजिनली जब ईकेसी कर्व एस्टैब्लिश किया गया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल्स लिए गए थे। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, उसके साथ साथ नए पोल्यूटेंट जो हैं वो देखने को मिलेंगे, नए टॉक्सिक वेस्ट इमर्ज होंगे, जिसकी वजह से ईकेसी का जो रिलेशनशिप है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है कर्व का, ये एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसको ग्राफिकली समझते हैं कि कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे एनवायरमेंटल डैमेज, ये कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, जो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय क्षति पे। ये बताता है जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ नए नए प्रकार के प्रदूषण या प्रदूषण करने वाले जो पल्यूटेंट्स हैं या हार्मफुल गैसेस हैं या टॉक्सिक्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के जो हैं वो आगे आएंगे। और इसलिए हम देख सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा के इंक्रीज होने के साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ये जो थ्योरी है इसका नाम है न्यू टॉक्सिक्स थ्योरी। थर्ड इज रेस टू द बॉटम। ये दिया गया था स्टर्न के द्वारा वर्ष 2004 में, द ईयर 2004।
इसके अनुसार एक कंपटीशन होगा अलग अलग इकोनॉमीज के बीच में एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए। और इसकी वजह से जो रिच कंट्रीज हैं वो कैप एंड ट्रेड के थ्रू, जिसको कार्बन ट्रेडिंग भी हम कह सकते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, रिच कंट्रीज जो है ये एक्सपोर्ट कर देंगे अपने पोल्यूशन को पुअर कंट्रीज को, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज हैं या जो अल्प विकसित देश हैं उनकी पोल्यूशन लिमिट ज़्यादा होगी, जो रिच कंट्रीज है उनकी पोल्यूशन लिमिट कम होगी, तो ये पोल्यूशन खरीदेंगे पुअर कंट्रीज से, उसके बदले पेमेंट करेंगे पुअर कंट्रीज को, कि एक तरीके से इसको हम कहते हैं एक्सपोर्टिंग द पोल्यूशन। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट का, उसको ग्राफिकली समझते हैं। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे एनवायरमेंटल डैमेज, जीडीपी पर कैपिटा की इंक्रीज होने के साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। डिक्लाइन इसमें नहीं दिख सकते, डिक्रीज नहीं होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल डैमेज एक पॉइंट के बाद जो है वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस टू द बॉटम। जितने भी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हमने स्टडी की उसका कंक्लूजन क्या है इसको देख लेते हैं। जितना भी रिलेशनशिप है, जो संबंध है इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी का एनवायरनमेंट के साथ, इन जितने भी थ्योरीज हैं, चाहे वो ईकेसी की थ्योरी हो या लिमिट्स थ्योरी हो, न्यू टॉक्सिक्स थ्योरी या रेस टू द बॉटम में एस्टैब्लिश करती है कि जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब कि किसी एक प्रकार का रिलेशनशिप जो है हम पूरे कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की, उनके लिए एक टाइप का रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग टाइप के पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा वैरी करता है, तो हम जनरलाइज कोई एक रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन जितनी भी साइंटिफिक बॉडीज़ है, अगर हम आईपीसीसी की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी संस्था है, उसके अनुसार निरंतर जीडीपी ग्रोथ के साथ हम एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला दुष्प्रभाव देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अब हम आगे डिस्कस करते हैं तीन प्रकार के प्रभाव जो कि एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। द थ्री इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला है द स्केल इफेक्ट, दूसरा है कंपोजिशन इफेक्ट, तीसरा है टेक्निकल इफेक्ट। स्केल इफेक्ट, कंपोजिशन इफेक्ट, टेक्निकल इफेक्ट। पहला इफेक्ट डिस्कस करते हैं फिगर की हेल्प से। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे एनवायरमेंटल डैमेज, स्केल इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, वैसे वैसे पर्यावरण पे पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, बढ़ जाएगा, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इसे हम कहते हैं द स्केल इफेक्ट।
Second is the composition effect. कंपोजिशन इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो कंपोजिशन है प्रोडक्शन का, पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर। तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ट्रांसफर होगा कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बढ़ेगा। लेकिन जब सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर से टर्शियरी या सर्विसेज सेक्टर की ओर हम बढ़ेंगे, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो कम होगा। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे जैसे हम प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर जाएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। जब हम सर्विसेज सेक्टर की ओर जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट इंक्रीजिंग विद द मूवमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। आफ्टर अ पॉइंट, जब हम सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी या सर्विसेज सेक्टर की ओर जाते हैं, तो इट बिकम्स स्टेबल। इसे हम कहेंगे द कंपोजिशन इफेक्ट। इसका नाम कंपोजिशन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि बात करते हैं किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। कंपोजिशन जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है तब इंक्रीज होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब कंपोजिशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से टर्शरी या सर्विसेज सेक्टर पे जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है। द थर्ड इफेक्ट इज द टेक्निकल इफेक्ट। तकनीकी वृद्धि का जो असर पड़ता है डायरेक्टली, वो एफिशिएंसी पे पड़ता है। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो, जैसा कि हमने आईपैड में भी डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो रिसोर्स यूज है उसे डिक्रीज कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम टेक्निकल इफेक्ट को ग्राफिकली प्लॉट करें विथ डिक्रीजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हम मान लेते हैं कि रिसोर्स यूज कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। अगर हम ये मानते हैं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस पे एनवायरमेंटल डैमेज, और कर्व जो है आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो शो करेगा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ जो जीडीपी पर कैपिटा है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट के बाद स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जेवॉन्स पैराडॉक्स की बात करें, जिसके अनुसार एफिशिएंसी या रिसोर्स एफिशिएंसी के बढ़ने के साथ साथ वो उसके प्राइस में जो है एक गिरावट आती है, और रिसोर्सेज को अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, तो ओवरऑल जो कंजम्पशन या प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी बढ़ता है। तो अगर हम ये डिस्कस करें टेक्निकल इफेक्ट विथ इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो कर्व जो है, ग्राफ जो है वो इस प्रकार से होगा। एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सिस में एनवायरमेंटल डैमेज, और कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो ये दिखाएगा कि टेक्नोलॉजिकल या तकनीकी विकास के साथ साथ एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, कीमत दर में गिरावट आई है, और रिसोर्स जो है ये संसाधनों का अलग क्षेत्रों में उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि टेक्निकल एफिशिएंसी के बढ़ने के साथ साथ जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। increases
एनवायरमेंटल डैमेज। तो अगर टेक्निकल इफेक्ट की बात करें, टेक्निकल इफेक्ट जो है उसका दो प्रभाव पड़ सकता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव ऑन द एनवायरनमेंट। कर्व को अगर आप मिलाएं पहले और दूसरे कर्व को, तो कर्व कुछ इस तरीके से होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है इनिशियली रिड्यूस हो, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड में जो आप देखेंगे इफेक्ट, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इंक्रीज करेगा। तो ये थे ऑल्टरनेटिव थ्योरीज और 3 इफेक्ट जो कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे।